हमें खदशा था कि कहीं हमारे कंपार्टमेंट में कोई मुसाफिर ना आ जाए। अगरचे वहाँ फर्श पर खून बज़ाहिर नजर नहीं आता था, मगर गौर से देखने पर वहाँ खून के 3 धब्बे दिखाई दे सकते थे। चूंकि कोलंबो करीब ही था, इसलिए मज़ाफ़ात के कोई सेकंड क्लास का मुसाफिर हमारे डिब्बे में ना आया। ट्रेन 1 मिनट रुक कर फिर आगे रवाना हो गई। पोशाली बड़े इत्मीनान से खिड़की के करीब बैठी पिंडारी का खरीदा हुआ अखबार पढ़ रही थी। जिस तेजी और सफाकाना अंदाज में पोशाली ने मुझसे साइलेंसर वाला रिवॉल्वर लेकर दूसरे डाकू मुसाफिर के दिल में फायर किया था, उसने मुझे काफी मुतासिर किया। ये औरत या तो बड़ी सफाक और बेदर्द थी, या फिर इंतहाई मुकम्मल और जुर्रतमंद कमांडो थी। वक्त और मसलहत का तकाजा यही था कि दूसरे मुसाफिर को भी मौत की नींद सुला दिया जाए। ये काम मुझे करना चाहिए था, मगर पोशाली कमांडो मुझ पर सबकत ले गई थी। ट्रेन कोलंबो से एक स्टेशन पहले रुकी तो पोशाली उठ खड़ी हुई। हमें इसी स्टेशन पर उतर जाना चाहिए, हो सकता है उन दोनों के साथ ही टर्मिनल पर मौजूद हो। पोशाली का ख्याल काबिल कबूल था। बहुत मुमकिन था कि इन लोगों का कोई आदमी कोलंबो के फोर्ट स्टेशन पर मौजूद हो जिन्होंने हम पर हमला किया था। हम उसी स्टेशन पर उतर गए। ये स्टेशन कोलंबो शहर का ही हिस्सा था, उसे हम एक लोकल स्टेशन कह सकते थे। दूसरे मुसाफिरों के साथ हम तेज तेज चलते भीड़ में गुम हो गए और हुजूम के साथ ही स्टेशन से बाहर निकल आए। बाहर आते ही हमने टैक्सी ली और मैंने ड्राइवर को उस खास मकाम की तरफ चलने को कहा जहां से मुझे अपने एजेंट के जंगल वाले क्वार्टर में पोशाली के साथ जाना था। टैक्सी रवाना हो गई। कोलंबो की ऊंची ऊंची इमारतों में रोशनियां हो रही थीं, सड़कें बकाए नूर बनी हुई थी। कोई आध घंटे बाद टैक्सी शहर के पश्चिमी इलाके में दाखिल हो गई, जहां आबादी दूर दूर थी। बीच में बाग और खेत थे। एक जगह मैंने टैक्सी छोड़ दी और पोशाली को लेकर एक पार्क में दाखिल हो गया। पोशाली ने पूछा क्या ये जगह महफूज है। मैंने उसे बताया कि अपने एजेंट ने सोच समझ कर यही जगह चुनी है। वो बोली मैं एजेंट को जानती हूँ, वो बड़ा तजुर्बाकार आदमी है। मैं उससे 2 बार मिली हूँ और उसकी जहानत की कायल हो गई हूँ। अगर ये जगह उसका इंतखाब है तो यकीनन महफूज होगी। पार्क से निकलकर हम एक उजाड़ मैदान में आ गए। यहाँ से मैं उसे आसान और गैर आबाद इलाके में से गुजार कर उस पगडंडी पर ले आया जो अंधेरे में डूबी हुई थी और अपने महफूज ठिकाने की तरफ जाती थी। पोशाली मेरे पीछे चल रही थी। हम झोंपड़ा नुमा क्वार्टर के करीब आए तो मैंने बूढ़े सिन्हाली को देखा। वो बाहर बरामदे में बैठा नारियल पी रहा था। मुझे देखकर वो उठ खड़ा हुआ और बोला मैं अभी चाय बनाकर लाता हूँ। पोशाली ने अपनी झोंपड़ी की तरफ जाते बूढ़े को घूर कर देखा और बोली ये बूढ़ा कौन है। मैंने उसे बताया कि ये भी अपने ही एजेंट का इंतखाब है। पोशाली ने फिर कोई सवाल न किया। उस वक्त शाम के 7 सवा 7 का वक्त होगा। मैंने पोशाली से कहा कि वो क्वार्टर में बैठकर चाय पिए, मैं अपने एजेंट को जाकर खबर करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि अगर मैं पोशाली को दुश्मनों से निकाल कर ले आऊं तो उसी वक्त इतला करूं। पोशाली ने कहा अपना रिवॉल्वर मुझे देते जाओ। मैंने रिवॉल्वर जेब से निकाल कर उसे दे दिया। ब्रीफकेस बांस के टेबल पर रखा और अपने एजेंट की तरफ चल पड़ा। पोशाली के बारे में मुझे कोई फिक्र नहीं थी। एक तो वो जगह महफूज थी, दूसरे वो अपनी हिफाजत कर सकती थी। मैंने बड़ी सड़क पर आते ही टैक्सी पकड़ी और टेम्पल रोड पर अपने एजेंट की किताबों की दुकान की तरफ चलने लगा। उसकी दुकान खुली थी मगर कोई गाहक नहीं था। वो काउंटर पर पड़ी हुई किताबों को शेल्फ में रख रहा था। मैं दुकान में दाखिल हुआ तो उसने एक निगाह मेरी तरफ देखा और बोला क्या पोशाली को ले आए हो। मैंने शेल्फ में से किताब निकाल कर उसकी वर्क गर्दानी करते हुए आहिस्ता से कहा हाँ। एजेंट ने काउंटर की तरफ घूमते हुए कहा जो किताब तुम्हारे हाथ में है उसे अपने साथ लेकर स्पॉट पर पहुंच जाओ, मैं 10 बजे रात को आऊंगा। मैंने किताब बगल में दबाई और खामोशी से दुकान से बाहर निकलकर जिधर से आया था उधर को चल पड़ा। सड़क पर ट्रैफिक चल रही थी, बिल्डिंगों के फ्लैट रोशन थे। पुरीला जंक्शन से मैंने टैक्सी पकड़ ली और उसे गोल रोड पर जाकर छोड़ दिया। जहां से मैंने दूसरी टैक्सी ली और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक रेस्टोरेंट से मैंने चावल और मछली का पार्सल मंदफा कर साथ लिया। खुफिया ठिकाने पर आया तो पोशाली मच्छरदानी के अंदर पलंग पर नीम दराज थी। कोने वाले ताक में उसने एक मोमबत्ती जला रखी थी। मुझे देखकर मच्छरदानी से बाहर आई। मैंने उसे बताया कि अपना साथी 10 बजे रात को आ रहा है। पोशाली ने सिर्फ इतना पूछा कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा था। मैंने पार्सल बांस की मेज पर रखते हुए कहा मेरे ख्याल में ऐसा नहीं था। तुम्हें भूख लग रही होगी, मुझे भी लग रही है, ठहरो मैं पानी लेकर आता हूँ। हमने बड़े शौक से खाना खाया, भूख भी खूब लग रही थी। हम कोलंबो के मौसम की बातें करने लगे। पोशाली ने एक जिम्मेदार कमांडो जासूसा का सबूत देते हुए अभी तक मुझसे ना तो मेरा नाम पूछा था और ना ही इस बारे में कोई इस्तफसार किया था कि मैं दिल्ली में कहाँ मुतय्यन हूँ। ये बातें पूछने वाली नहीं थी। ठीक 10 बजे अपना एजेंट भी आ गया। वो पोशाली से मिलकर बहुत खुश हुआ, मगर इस खुशी का इजहार उसने सिर्फ लफ्जों से ही किया। उसके चेहरे पर खुशी नाम का कोई तासुर नहीं था। वो उसी तरह इंतहाई संजीदा और सर्द था। पोशाली ने वहां पर जो बूढ़ा रहता था उसके बारे में कुछ अंदेशों का जिक्र किया तो एजेंट कहने लगा कल सुबह मैं उसे यहाँ से किसी और जगह पहुंचा रहा हूँ, तुम लोग उसकी फिक्र न करो और तुम्हें यहाँ ज्यादा रहने का मौका नहीं मिलेगा। उसने पोशाली का शुक्रिया अदा किया कि वो सिर्फ जज्बा इस्लाम के तहत इतने खतरनाक मिशन पर काम करने के लिए राजी हो गए हैं।
पोशाली ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि इस्लाम की खातिर मेरे माँ बाप और बहन भाइयों को काफिरों ने शहीद कर दिया। इस्लाम की खातिर मैं भी शहीद होने को तैयार हूँ। बंद कमरे की फजा में एक मुकद्दस खामोशी तारी हो गई। एजेंट ने जेब से एक तय किया हुआ कागज निकाल कर मेज पर बिछा दिया और मोमबत्ती लाकर वहां रख दी और बोला, ये उस गैर मुल्की सिफारत खाने की इमारत का नक्शा है जिसके तहखाने की सेफ में चाणक्य प्लान का ब्लूप्रिंट रखा गया है। मैं और पोशाली नक्शे को गौर से देखने लगे। उसमें सिफारत खाने की 2 मंजिला इमारत के सभी कमरों और तहखाने को दिखाया गया था। वो राहदारियां और रास्ते भी दर्ज थे जो मुख्तलिफ कमरों और तहखाने को जाते थे। नक्शे में उस कमरे की पूरी तफसीलात लकीरों और इशारों की सूरत में लिखी गई थी जहां से हमें चाणक्य प्लान के ब्लूप्रिंट को उड़ाना था या उसकी फिल्म बनाकर लानी थी। हमारी पहली तरजीह ब्लूप्रिंट को वहां से उठाना था। अगर इस सिलसिले में कोई टेक्निकल कबाहत हो तो उसकी फिल्म बनाकर लानी थी। एजेंट कह रहा था, इस नक्शे की एक एक लाइन, एक एक रास्ते को तुम अच्छी तरह जहन नशीन कर लो, क्योंकि यही वो रास्ते हैं जहां से गुजरकर तुम्हें अपने टारगेट तक पहुंचना होगा। तुम इस नक्शे को अपने पास रखो, कल दिन में भी इसका अच्छी तरह जायजा लेना और इसे अपने जहन में नक्श करने की कोशिश करना। मैं कल शाम होते ही आ जाऊंगा। ये कहकर अपना एजेंट कुर्सी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही हमारी तरफ पलट कर बोला, तुम्हें किसी शय की जरूरत तो नहीं। हमने बैक वक्त नफी में सर हिलाया। वो खामोशी से चला गया। उसके जाने के बाद मैंने दरवाजे बंद कर दिए और हम मोमबत्ती की रोशनी में एक बार फिर नक्शे पर गौर करने लगे। नक्शे में बिजली का वो सर्किट और सॉकेट भी दिखाए गए थे जो 3 कमरों और तहखाने में उतरने वाले जीने के ऊपर लगे थे। पोशाली नक्शे को घूरते हुए बोली, अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि हमें किस भेस में सिफारत खाने में दाखिल होना है। मैंने कहा, ये अपना एजेंट हमें कल बताएगा। शायद। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है पोशाली? क्या रातों रात मुंह सर पर कालक मल कर नकाब पहनकर इमारत में दाखिल होना होगा? पोशाली ने कहा, अगर ऐसी बात होती तो मेरा किस लिए इंतजार किया जाता? मुझे तो इस मिशन में ज्यादातर इस ख्याल से शामिल किया गया है कि मैं उस मुल्क की रहने वाली हूँ और उस मुल्क की जबान मादरी जबान की तरह बोल लेती हूँ। इससे तो यही जाहिर होता है कि मुझे उस गैर मुल्की सिफारत खाने में अपनी जबान बोलनी पड़ेगी और इसके लिए मुझे सिफारत खाने में दिन की रोशनी में भी जाना पड़ेगा। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसका मतलब ये हुआ कि अपने एजेंट के पास उस सिफारत खाने में दाखिल होने का भी एक पूरा प्लान मौजूद है। बेहतर होता कि वो आज ही हमें बता देता, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। पोशाली ने कहा, उसने कुछ सोचकर ही हमें आज कुछ नहीं बताया। मेरा ख्याल है कि वो चाहता है इस नक्शे की सारी तफसीलात हमारे जहन में नक्श हो जाए। मैंने नक्शे पर एक जगह उंगली रखते हुए पोशाली से पूछा, ये क्रॉस का निशान जहाँ किस लिए लगाया गया है? पोशाली तंज़िया अंदाज में मुस्कुराई। इस सिफारत खाने का वो कमरा है जहाँ सिफारत खाने के अमले का कोई रुकन अगर दिल में ईसाइयत का कायल हो तो वहाँ अंधेरे में जाकर किसी भी वक्त इबादत कर सके। मेरे लिए ये इंकिशाफ था, मगर चूंकि पोशाली एक गैर मुल्की मुसलमान खातून थी और मगरबी जर्मनी में उसका राब्ता और सिलसिला सिफारत खानों से भी रहा था, इसलिए मुझे उसकी बात का यकीन करना पड़ा। मैंने पूछा, मगर क्या यहाँ लोग सिर्फ रात के वक्त अंधेरे में जाकर इबादत करते हैं? पोशाली ने जवाब में कहा, इसमें दिन और रात की कोई तय नहीं। इस कमरे में दिन के वक्त भी अंधेरा छाया रहता है। यहाँ जानबूझकर अंधेरा रखा जाता है ताकि सिफारत खाने का जो रुकन खुदा की इबादत करने वहाँ जाए उसे इस बात का इत्मीनान हो कि उसे सिवाय खुदा के दूसरा कोई नहीं देख रहा। मैंने कहा, लेकिन तुम क्या समझती हो सिफारत खाने के नाज़िम आला यानी सफ़ीर को इसका इल्म नहीं होगा कि कौन कौन लोग या कौन आदमी वहाँ इबादत करने जाते हैं? पोशाली ने अपने सुर्ख होंठों को जरा सा सुकेड़ते हुए कहा, बस यही इन लोगों की मुनाफिकत है जो इनकी आलमी पॉलिसियों में भी नुमाया रहती है। मैंने पोशाली से कहा, अगर हमें रात के अंधेरे में सेंध लगाकर सिफारत खाने की इमारत में घुसना है तो ये क्रॉस वाली जगह हमारे छुपने के लिए कैमोफ्लाज का काम दे सकती है। पोशाली ने एक गहरी सांस खींची और जमाई लेते हुए बोली, मुझे तो नींद आ रही है, बाकी कल देखा जाएगा। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मैं उसे अंदर से कुंडी लगाने की हिदायत देकर दूसरे छोटे कमरे में आ गया। नक्शा मैं अपने साथ ही लेता आया था। नींद मुझे भी आ रही थी। मैंने नक्शे को तय करके अपने सरहाने के नीचे रखा और नींद के खैर मकदम के लिए आंखें बंद कर ली। मेरी आंख जल्द ही खुल गई। सूरज निकलने में अभी थोड़ी देर थी। मैं बरामदे की सीढ़ियों में आकर बैठ गया। सुबह से पहले का मंजर बड़ा पुरकशिश था। ठंडी शबनम आलूद हवा के झोंके चल रहे थे। मैं किचन की तरफ चला गया। किचन खाली पड़ा था। बूढ़ा सिन्हाली मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अपने एजेंट ने शायद उसे सुबह सुबह वहां से चले जाने का हुक्म दे दिया था और बूढ़ा सिन्हाली वहां से जा चुका था। किचन में बर्तन वगैरह उसी तरह पड़े थे। मैंने आग जलाकर केतली में चाय के लिए पानी रख दिया। फिर नलके पे जाकर मुंह हाथ धोया, ब्रश से दांत साफ किए। चाय तैयार हो गई तो उसे ग्लास में डालकर बरामदे में आ गया और सीढ़ियों में बैठकर पीने लगा। जंगल के दरख्तों के पास बैठकर मुंह अंधेरे चाय पीने का एक अपना ही मजा है, लेकिन हम कमांडो लोग मौसमों से ज्यादा लुत्फानंदोज नहीं हुआ करते। चाय पीते पीते ख्याल आया कि कहीं बूढ़ा सिन्हाली दुश्मन का आदमी तो नहीं था।
इस ख्याल के आते ही मैंने चाय का ग्लास बरामदे के लकड़ी से बने फर्श पर रखा और लपक कर अपने कमरे में आ गया। जल्दी से तकिया उठाकर देखा, मोमी कागज में लिपटा हुआ नक्शा वहां मौजूद था। खोल कर देखा, ये अपना ही नक्शा था। वापस आकर सीढ़ियों में बैठ गया और चाय पीने लगा। थोड़ी देर बाद सूरज तुलू हुआ। दरख्तों के पत्तों में सूरज की तिरछी किरणों ने एक जाल सा फैला दिया। दरख्तों पर परिंदे जोर शोर से चहचहाने लगे। पुशाली भी उठकर बाहर आ गई। मैंने उसे भी चाय बनाकर दी। 9 बजे तक हम नाश्ते वगैरह से फारिग होकर एक बार फिर नक्शे का जायजा ले रहे थे। ठीक 10 बजे अपना एजेंट भी आ गया। आते ही वो सीधा पोशाली के कमरे में घुस गया। हमारे लिए वो दूध और डबल रोटी भी साथ लाया था। मैंने कमरे में आते ही बूढ़े सिन्हाली के बारे में पूछा तो अपने एजेंट ने बताया कि उसने उसे मुंह अंधेरे किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया है। फिर ताज्जुब से पूछा क्या वो नहीं गया। मैंने कहा वो जा चुका है। हम बांस की मेज के गिर्द बैठ गए। अपने एजेंट ने जेब से एक कॉपी निकाल कर खोली। उसमें 2 पासपोर्ट थे। एक पासपोर्ट मेरा था। उस पासपोर्ट में मुझे श्रीलंका का ईसाई तमिल बाशिंदा जाहिर किया गया था, पर मेरा नाम डेविड पिल्ले वल्द आइजक पिल्ले लिखा गया था। मेरा पेशा मजदूरी लिखा हुआ था, यानी वर्कमैन। साथ ही मेरा शनाख्ती कार्ड भी था। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड नकली थे और लंका की हुकूमत की तरफ से जारी किए गए थे। उन पर मेरी तस्वीर लगी हुई थी जो सरहद से मेरे बॉस ने अपने एजेंट को भेजी थी। उसने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम जहाँ डेविड पिल्ले हो, तुम बोरीला जंक्शन के एक मोहल्ले में पैदा हुए और तुम्हारे माँ बाप 55 में मर गए थे। तुम अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। यहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं। तुम मामूली पढ़े लिखे हो। 2 बरस तक तुम जाफना के एक अंग्रेज के बंगले पर सफाई वगैरह का काम करते रहे हो। जब अंग्रेज इंग्लिस्तान चला गया तो तुम कोलंबो वापस आ गए। ये शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट अपने पास ही रखो। इस पासपोर्ट को जारी हुए 3 साल हो गए हैं। शनाख्ती कार्ड 4 बरस पहले जारी किया गया था। तुम्हें क्या करना होगा मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद वो ताजिक मुसलमान कमांडो लड़की पोशाली की तरफ मुतवज्जे हुआ। कॉपी में से उसका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट निकाल कर उसके सामने मेज पर रख दिया। फिर बोला, तुम श्रीलंका की एक डच नजाद सिन्हाली लड़की हो। तुम्हारे आबा और अजदाद हॉलैंड से लंका में आकर आबाद हो गए थे। तुम्हारा नाम डी गार्शिया है। तुम्हारे माँ बाप अपनी जायदाद बेचकर हॉलैंड जाकर दोबारा आबाद हो गए थे। तुम्हें लंका से मोहब्बत थी जो अब तुम्हारा वतन है। तुम उनके साथ में ही गई और गाल रोड के एक छोटे से फ्लैट में अकेली रह रही हो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे नाम बैंक में कुछ रकम जमा करवा गए थे जिससे तुम्हारा गुजारा होता है। तुम कभी कभी नौकरी भी कर लेती हो। ये हरगिज किसी को ना बताना कि तुम रूसी, अरबी या उर्दू जबान भी जानती हो। तुम सिर्फ सिन्हाली, हिंदुस्तानी, अंग्रेजी जबानें ही जानती हो। तुम्हारा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी लंका गवर्नमेंट की जानिब से इशू हुआ है। एक बात मैं तुम दोनों पर वाज़े कर दूं, ये दोनों दस्तावेजात जाली हैं, मगर इस कदर सही और मुकम्मल हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी लेबॉर्ट्री भी इसे जाली साबित नहीं कर सकती। मैं खामोश था। पोशाली ने पूछा, हमें करना क्या होगा। एजेंट ने हम दोनों की तरफ बारी बारी गौर से देखा और कहा, जिस गैर मुल्की सिफारत खाने में चाणक्य प्लान का ब्लूप्रिंट मौजूद है, वहाँ का छोटा और मामूली स्टाफ मकामी सिन्हाली लोगों पर मुश्तमिल है। सिफारत खाने वाले इस मामूली स्टाफ को 4-6 महीनों के बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर बदलते रहते हैं ताकि कोई मकामी आदमी उनके सिफारत खाने में जमकर काम न कर सके। हमारा आदमी तुम दोनों को 1-1 हफ्ते के वक्फे से इस गैर मुल्की सिफारत खाने में मुख्तलिफ काम दिलवा देगा। हमें तो ये इत्तला है कि चाणक्य प्लान का ब्लूप्रिंट तहखाने के एक सेफ में बंद है, मगर उस सेफ को जो नंबरों वाला ताला लगा है उसका कॉम्बिनेशन हमें किसी तरीके से भी मालूम नहीं हो सका। ये काम पोशाली को करना होगा कि वो सेफ के नंबरों का सीक्रेट कॉम्बिनेशन मालूम करें। इतना मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कॉम्बिनेशन जिस ऑफिसर के पास है उसका नाम समरनॉफ है। नौजवान है, ड्यूटी के बाद जागकर मशरूबात से जी बहलाता है। सिन्हाली या दूसरी गैर मुल्की औरतों की तरफ वो कभी तवज्जो नहीं देता। उसे ताश का खेल, ब्रिज खेलने का शौक है और गाल फेस होटल के ब्रिज रूम में अपने सिफारत खाने के दोस्तों के साथ ही ब्रिज खेलता है और वहीं से वापस अपने बंगले पर आ जाता है। फिर उसने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, तुम्हें सफारत खाने की पहली मंजिल के मेजों, राखदानों और कॉरिडोर के फर्श को केमिकल से साफ करने की ड्यूटी दिलाने की कोशिश की जाएगी। अपना आदमी इस सिलसिले में सर तोड़ कोशिश कर रहा है। तुम्हें किसी तरह तहखाने तक पहुंचकर ये मालूम करना होगा कि वहां सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है। कोई खुफिया अलार्म तो नहीं लगाया गया। मैं बड़े गौर से अपने एजेंट की ब्रीफिंग सुन रहा था। हमें बड़ा मुश्किल और खतरे से भरपूर काम तफवीज किया जा रहा था। गोया हमें एक ऐसे मैदान में फूंक फूंक कर कदम रखते हुए चलना था जहां कदम कदम पर बारूदी सुरंगें बिछी थीं। अपने एजेंट ने पोशाली की तरफ देखकर कहा, गाल रोड की एक सुनसान सड़क पर एक फ्लैट तुम्हारे नाम पर किराए पर लिया गया है और बैंक ऑफ श्रीलंका में कल तुम्हारे नाम का एक अकाउंट भी खुल जाएगा। उसके तमाम कागजात भी कल तुम्हारे हवाले कर दिए जाएंगे। तुम दोनों कल शाम को यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाओगे। मैंने पूछा, मुझे कहाँ रहना होगा। एजेंट ने कहा, तुम्हारा
नाम आज से डेविड पिल्ले है। तुम्हारे जो कवायफ तुम्हें बताए गए हैं और जो कुछ तुम्हारे शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में दर्ज है वो तुम्हें अजबर कर लेना होगा। यही हिदायत पोशाली तुम्हारे लिए भी है। पोशाली ने सवाल किया कि उसे खास तौर पर सीक्रेट ऑफिसर समरनॉफ के बारे में ब्रीफ क्यों किया गया है।